बन चुका था। कई संघों और गुटों ने उसे अपने साथ मिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसे लुभावनी शर्तें पेश कीं। लेकिन ओएजी अविचलित रहा और उसका पूरा ध्यान फोर्जिन गिल्ड में बने रहने पर केंद्रित रहा। इसी वजह से अध्यक्ष गुयान का रवैया और भी संतुष्ट होता चला गया। उन्होंने न केवल नीलामी से प्राप्त आय का हिस्सा बार बार बढ़ाया बल्कि यह भी वादा किया कि गिल्ड में मौजूद सभी सामग्री का उपयोग ओएजी मुफ्त में कर सकती है। हालांकि जैसे जैसे ओएजी का पद बढ़ता गया वैसे वैसे उसके द्वारा बनाए जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता भी बढ़ती गई। गिल्ड के गोदाम में मौजूद सामग्रियां धीरे धीरे उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने लगीं। 20वें रैंक से नीचे की सामग्रियां ठीक थीं, लेकिन उन्नत 20वें रैंक से ऊपर की सामग्री हमेशा ही कम मात्रा में उपलब्ध रहती थी। हालांकि सुपरवाइजर राहुल क्यू ने बार बार कहा कि लापता सामग्री को व्यापार केंद्र से ऊंची कीमतों पर खरीदा जा सकता है, लेकिन इससे उपकरण बनाने की लागत और समय में निस्संदेह काफी वृद्धि होगी। संयोगवश शौर्य और कृष दोनों को ही जंगल में अपने कौशल को निखारने की आवश्यकता थी। इसके बाद अथर्व ने उन्हें सामग्री एकत्र करने का कार्य सौंपा। स्मार्ट कोर एआई के सटीक नियंत्रण में दोनों क्लोन अथक रूप से काम करते रहे, जंगल और शहर के बीच लगातार आवागमन करते रहे। इस समय उन्होंने सामग्री संग्रह का एक दौर पूरा कर लिया था और वे पूर्वी सागर शहर की ओर वापस जा रहे थे। शौर्य ड्राइवर की सीट पर बैठा था, एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए, उसका चेहरा एकाग्रचित्त था। कृष यात्री सीट पर आंखें बंद करके विश्राम करते हुए पहाड़ की तरह शांत बैठा था। गर्जन। तभी सड़क के किनारे स्थित जंगल से अचानक कई विशालकाय विकृत जंगली सुअर बाहर निकल आए। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं, उनके दांत बाहर निकले हुए थे और वे एसयूवी की ओर उग्रता से दौड़ते हुए दहाड़ रहे थे। शौर्य ने पलक तक नहीं झपकाई। स्टीयरिंग व्हील पर रखा उसका हाथ स्थिर रहा, जबकि उसका दूसरा हाथ लापरवाही से कार की खिड़की पर टिका हुआ था। भूश। उसकी उंगलियों से तलवार की तीव्र ऊर्जा बिजली की गति से निकली। छी छी छी। तलवार की ऊर्जा ने सटीक रूप से उन विकृत जंगली सुअरों के सिर को भेद दिया। उनकी आगे बढ़ने की गति अचानक रुक गई और उनके विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर तक छटपटाने के बाद वे शांत हो गए। शुरू से अंत तक कृष ने अपनी आंखें तक नहीं खोली। इस दृश्य को देखकर अथर्व के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसके क्लोन वाकई में और भी ज्यादा शानदार होते जा रहे थे। हालांकि सामग्री एकत्र करने के लिए पूरी तरह से अपने क्लोन पर निर्भर रहना अंततः दीर्घकालिक समाधान नहीं था। अब समय आ गया था कि वह अपना खुद का गिल्ड बनाए, एक संघ का निर्माण। यह विचार दरअसल अथर्व के मन में काफी समय से घूम रहा था। उसे अपनी खुद की शक्ति की जरूरत थी, ऐसे हाथों की जरूरत थी जो उसके लिए अंधेरे में पहुंच सकें, उन गहरे छिपे रहस्यों को उजागर कर सकें। सिंह परिवार, सभा गिल्ड और वह शापित गुरु आर्यन, उन्हें इन सभी ताकतों की जांच करनी थी। अगर वह हर काम खुद करने के लिए अपने क्लोन पर निर्भर रहता तो देरसवेर वह थकान से मर जाता। इतना ही नहीं, उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसका शापित शरीर दिन-ब-दिन कमजोर होता जा रहा है। उनींदापन, थकान, ये सभी अशुभ संकेत थे। उसके पास समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द आर्यन को ढूंढकर श्राप को दूर करना था। लेकिन वह व्यक्ति कोई निम्न श्रेणी का नहीं था और उसे सभा गिल्ड का शक्तिशाली समर्थन प्राप्त था, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करना मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ने जैसा था। एक छोटी सी गलती भी उसके पूरे शरीर के उजागर होने का खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए वह केवल धीमी गति से ही आगे बढ़ सकता था।
उसे अपनी खुद की सेना विकसित करने, अपने क्लोनों को तेजी से उन्नत करने और शक्ति संचित करने की आवश्यकता थी। यही एकमात्र रास्ता था। जैसे ही अथर्व के विचारों का तांता लग गया, अचानक बिना किसी चेतावनी के एक ठंडी सिस्टम सूचना सुनाई दी। डिंग! सिस्टम चैलेंज क्वेस्ट जारी कर दिया गया है। खोज का नाम डोंगहाई अधिपति। उद्देश्य अपना खुद का गिल्ड बनाएं और उसे समग्र शक्ति के मामले में ईस्ट सी सिटी का नंबर 1 गिल्ड बनाएं। क्वेस्ट रिवॉर्ड प्रोफेशन और ड्रॉ अपॉर्चुनिटी X1। अथर्व एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह मुस्कुराया। उन्हें अभी अभी एक गिल्ड स्थापित करने का विचार आया था। सिस्टम ने तुरंत एक चुनौती जारी की। यह सिस्टम उसके विचारों को समझने में लगातार बेहतर होता जा रहा था। सिस्टम अधिसूचना SS रैंक क्लोन डार्क नाइट डेमन लॉर्ड आस्था सफलतापूर्वक उत्पन्न हो गई है। अथर्व की चेतना तुरंत उसके मुख्य शरीर में वापस आ गई। एक विचार के साथ एक लंबा व्यक्ति चुपचाप शयनकक्ष के अंधेरे में प्रकट हुआ। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि लगभग पारदर्शी लग रही थी, मानो उसने कई वर्षों से सूरज की रोशनी न देखी हो। उनका शरीर दुबला-पतला था और साधारण कपड़े पहने होने पर भी वे अपने जन्मजात कुलीन स्वभाव को छिपा नहीं पाते थे। वह वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें उदासी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसके आने से पूरे कमरे की रोशनी थोड़ी मंद सी लगने लगी। अथर्व ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसके मन में डार्क नाइट डेमन लॉर्ड की यही छवि थी। उसने अपनी चेतना आस्था के शरीर में समाहित कर ली। शैडो स्नीक। आस्था की आकृति साफ पानी में गिरती हुई गहरे रंग की स्याही की एक बूंद की तरह पल भर में फैल गई, चुपचाप बिस्तर के निचले हिस्से में मौजूद छाया में विलीन हो गई। अथर्व के हृदय में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो वह स्वयं परछाई बन गया हो। शीतल, अलौकिक। वह कमरे में मौजूद हर परछाई के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पर्दों की छाया, मेज के पैरों की छाया और यहाँ तक कि दीवार के कोने में छिपा हुआ सबसे गहरा अंधेरा भी। महज एक विचार से वह पल भर में इन अंधेरों के बीच छलांग लगा सकता था। अथर्व के मन में एक साहसिक विचार आया। उसने तुरंत अपनी चेतना वापस ले ली और अपने मुख्य शरीर में लौट आया। ओल्ड फू, उन्होंने थोड़ी कर्कश आवाज में बात की। बूढ़े मोहन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। युवक स्वामी, आप जाग गए हैं? मुझे टहलने के लिए बाहर ले चलो। आंगन में। यह सुनकर बूढ़े मोहन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। वाह, अच्छा, अच्छा, उन्होंने बार बार जवाब दिया। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जब से युवा मालिक यहाँ आए हैं, तब से वे एक बार भी अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकले हैं। वह हर दिन या तो सो रहा होता था या फिर किसी स्तब्ध अवस्था में होता था। बूढ़े मोहन ने यह देखा और मन ही मन चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि युवा स्वामी इसी तरह उदास रहेंगे। अब आखिरकार युवा मालिक बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। बूढ़े मोहन ने फुर्ती से व्हीलचेयर को आंगन में धकेल दिया। दोपहर की धूप थोड़ी चकाचौंध भरी थी। अथर्व ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके शरीर पर लंबे समय से खोई हुई गर्माहट ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। अपने क्लोनों को नियंत्रित करने के लिए लगातार अंधेरे में छिपते रहने के कारण उसका मुख्य शरीर लगभग सड़ने लगा था। उसने आत्मनिंदा करते हुए हल्की सी हंसी। उसी समय उसने आस्था को एक आदेश जारी किया, जो शयन कक्ष के अंधेरे में छिपी हुई थी। अगले ही पल एक काली परछाई, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, चुपचाप बेडरूम के दरवाजे की दरार से बाहर निकल गई। यह दीवार से चिपक गया। जैसे बहती हुई स्याही तेजी से आंगन में फैल गया।
अंततः यह चुपचाप अथर्व की व्हीलचेयर द्वारा डाली गई छाया में विलीन हो गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अथर्व के होठों पर मुस्कान खिल उठी। उन्हें जीवन बचाने के साधनों की एक और परत मिल गई थी। खुले में उसके पास कृष, पीतल की दीवार और लोहे की बाधा थी। अंधेरे में उसके पास आस्था थी, जो एक परछाई की हत्यारी थी। उसकी सुरक्षा की भावना में तुरंत बहुत वृद्धि हुई। उसने विला के कसकर बंद मुख्य द्वार की ओर देखा। ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह गरिमा के साथ उस द्वार से बाहर निकल सकेगा। ठीक तभी डिंग। सिस्टम सूचना, बाहरी कॉल विहान का पता चला है। क्या आप कॉल का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहेंगे? अथर्व ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उनके अनुमान के अनुसार राणा को अब इनाम पहुंचा देना चाहिए था। उसने ओल्ड मोहन को एक सौम्य मुस्कान दी। बूढ़े मोहन, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मैं यहां धूप सेंकना चाहता हूं और थोड़ी देर झपकी लेना चाहता हूं। ओल्ड मोहन ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है युवा स्वामी, यह बूढ़ा नौकर आपके पास ही पहरा देगा। अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि उनकी चेतना ने पल भर में अंतरिक्ष को पार कर लिया और 1000 मील दूर जियांगनिंग शहर के एक आलीशान होटल स्वीट में उतर गई। धड़कन, धड़न धड़न। दरवाजे पर लगातार दस्तक की आवाज सुनाई दी। अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए बिस्तर से उठ बैठा और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। दरवाजे के बाहर काले सूट पहने एक कर्मचारी खड़ा था। विहान को देखते ही उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया। उसका भाव अत्यंत सम्मानजनक था। गुड मॉर्निंग मिस्टर विहान। अंतर्दर्शन के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। विहान ने भावहीन होकर सिर हिलाया। यह क्या है? कर्मचारी ने अपनी गर्भवती महिला के हाथों से सोने का निमंत्रण पत्र निकाला और दोनों हाथों से उसे प्रस्तुत किया। राज्यपाल महोदय आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। विहान को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने अपने हृदय में एक हलचल महसूस की। उसने सोचा था कि आने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा राणा ही होगा। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से डोंगिंग प्रांत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने याद किया कि प्रांतीय परीक्षा के दौरान झोंगशान सूट पहने परीक्षक ने आधे मजाक में कहा था कि अगर वह राष्ट्रीय परीक्षा में शीर्ष छात्र बन जाता है तो राज्यपाल स्वयं उसे पुरस्कार प्रदान करेंगे। एक भविष्यवाणी पूरी हुई। कृपया आगे आगे चलें। विहान की आवाज शांत थी, उसमें कोई भावना झलक नहीं रही थी। कर्मचारी ने झुककर अभिवादन किया और इशारे किए। उनका रवैया और भी अधिक सम्मानजनक हो गया। काली रंग की विशेष सैन्य गाड़ी जियांगनिंग शहर की सड़कों पर सुचारू रूप से चल रही थी। कार की खिड़की से बाहर शहर की चहल पहल बिल्कुल अलग थलग दिख रही थी। कार के अंदर केवल इंजन की धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। विहान के शरीर के भीतर अथर्व की चेतना ने इस अपरिचित शहर का अवलोकन किया। कुछ ही देर में वाहन हलचल भरे शहरी क्षेत्र से निकलकर कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ऊंची ऊंची दीवारें, बिजली की चमक से जगमगाते कांटेदार तार और हर 10 मीटर पर एक सैनिक के तैनात पहरेदार बुर्ज। यह जियांगनिंग शहर का सैन्य मुख्यालय था। वाहन एक भूरे रंग की मुख्य इमारत के सामने रुक गया। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, एक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी। हा 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 हा। विहान। राणा एक शानदार मुस्कान लिए आगे बढ़ा, मानो वह कोई और ही व्यक्ति हो। उसने विहान के कंधे पर जोर से थपथपाया। कैसा है? मैंने तुमसे झूठ तो नहीं बोला। राज्यपाल आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। विहान ने सहयोगात्मक ढंग से सिर हिलाया। राणा की मुस्कान और गहरी हो गई।
वह और करीब आया, अपनी आवाज धीमी कर ली। उसका उत्साह मुश्किल से काबू में था। इस बार आपने बहुत बड़ी सेवा की है। राज्यपाल बेहद खुश हैं। क्या आपको पता है, उन्होंने आपके लिए विशेष श्रेणी का खजाना अपवाद स्वरूप खोलने का निर्णय लिया है। विशेष श्रेणी का खजाना? अंतः विहान बोला। उसकी आवाज में उपयुक्त उलझन का हल्का सा भाव था। राणा की आंखें चमक उठीं, मानो वह अपना खजाना दिखा रहा हो। ये सभी हमारे डोंगनिंग सैन्य क्षेत्र की अनमोल संपत्तियां हैं, जिन्हें हमने विभिन्न उच्च जोखिम वाले गुप्त क्षेत्रों और प्राचीन खंडहरों से इकट्ठा किया है। उसने एक उंगली उठाई और उसे रहस्यमय ढंग से हिलाया। आम लोगों ने तो इसमें प्रवेश करने की बात ही छोड़िए, इसके बारे में सुना तक नहीं है। केवल वे योद्धा जिन्होंने जिया देश के लिए उत्कृष्ट सैन्य योगदान दिया है और प्रथम श्रेणी के योग्यता पदक प्राप्त किए हैं, उन्हें ही अंदर जाकर एक वस्तु चुनने का मौका मिलेगा। युवक, तुमने तो इस बार सचमुच जैकपॉट जीत लिया है। राणा की बातें सुनकर अथर्व के मन में एक तरह की उम्मीद जाग उठी। डोंगनिंग सैन्य क्षेत्र के गुप्त खजाने में किस प्रकार की अच्छी चीजें हो सकती हैं? इससे उसे निराशा नहीं होनी चाहिए, है ना? राणा ने देखा कि वह दिलचस्पी दिखा रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। चलो चलते हैं, राज्यपाल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। अथर्व ने सिर हिलाया और विहान को राणा के पीछे चलने का निर्देश दिया। दोनों सैन्य क्षेत्र मुख्यालय के गलियारे में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और अथर्व अनौपचारिक रूप से बातें कर रहा था। मुख्य परीक्षक ली, क्या तेजस के संबंध में कोई जांच परिणाम उपलब्ध हैं? यह सुनकर राणा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने आह भरी। वर्तमान में उपलब्ध सुराग इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसका इस्तेमाल डॉन गिल्ड द्वारा किया गया था। वह रुका और अपनी आवाज धीमी कर ली। बस इतना ही है कि लड़के की आत्मा अब क्षतिग्रस्त हो गई है, वह एक मूर्ख बन गया है। हमें उससे कोई उपयोगी सुराग नहीं मिल पा रहा है। क्या तुम मूर्ख बन गए? अथर्व थोड़ा हैरान था। जोरावर के तरीके वास्तव में निर्मम थे। हालांकि तेजस के मूर्ख बन जाने के बाद लियू परिवार को समझाना मुश्किल होगा। शायद तेजस के जैविक पिता, जिनसे वह कभी नहीं मिला था, भी उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ जाएं। उस समय सिंह परिवार के पास दिखाने के लिए एक अच्छा शो हो सकता है। तेजस के अतीत के अहंकारी चेहरे को याद करते हुए उसका यह हाल देखकर काफी संतोष हुआ। अथर्व को ऐसा नहीं लगता था कि वह निर्दयी है। उस मूर्ख को किसने कहा था कि वह कार्तिका पर नजर रखे? राणा की आवाज में थोड़ी अनिच्छा झलकती रही। हालांकि तेजस से कोई सुराग नहीं मिल सकता है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इस सिंह परिवार और डॉन गिल्ड के बीच किसी न किसी तरह का संबंध जरूर होगा। अन्यथा डॉन गिल्ड सिंह परिवार के तेजस को ही विशेष रूप से निशाना क्यों बनाएगा? इन शब्दों ने अथर्व को भी ज्ञान प्रदान किया। डॉन गिल्ड की कार्रवाइयों से निस्संदेह एक ही बात का संकेत मिलता था। गिल्ड में किसी को सिंह परिवार से द्वेष था। राष्ट्रीय परीक्षा में गड़बड़ी करने के साथ साथ वे सिंह परिवार को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते थे। एक तीर से दो निशाने। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई। डॉन गिल्ड के सदस्यों की ताकत को देखते हुए अगर उन्हें वाकई सिंह परिवार से कोई दुश्मनी है तो सिंह परिवार को नष्ट करना उनके लिए बहुत आसान होगा। इस तरह से फंसाने की चाल चलने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? जब तक दूसरे पक्ष का लक्ष्य सिंह परिवार को नष्ट करना नहीं था, लेकिन उन्हें चेतावनी देने के लिए। लेकिन दूसरा पक्ष सिंह परिवार को किस बात की चेतावनी देना चाहता था? राणा ने देखा कि विहान सोच में डूबा हुआ अपना सिर नीचे कर रहा है
और उसकी आंखों में स्वीकृति की एक झलक दिखाई दी। क्या आपको कुछ सूझा? अथर्व ने सिर हिलाया। उसकी आवाज शांत थी। बस यूं ही विचार। उसने राणा की ओर देखा। तो मुख्य परीक्षक ली, क्या आपने सिंह परिवार की जांच जारी रखी है? राणा ने उपहास किया। स्वाभाविक रूप से मेरा इरादा जांच जारी रखने का था। हालांकि कल रात जैसे ही मैं लोगों को पूछताछ के लिए वापस लाया, शाही राजधानी के सैन्य विभाग के किसी व्यक्ति ने मुझ पर दबाव डाला। उसने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि लोगों को जल्द से जल्द रिहा कर दूं और अगर कोई सबूत न हो तो जांच रोक दूं। मैंने बहुत पहले सुना था कि सिंह परिवार और शाही राजधानी के चौहान परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध थे, और अभय सिंह ने तो लियू परिवार की वैध पुत्री से विवाह भी किया था। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों परिवारों के बीच संबंध इतने घनिष्ठ होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कि सेना में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उनकी रक्षा भी की। यह सुनकर अथर्व के मन में बेचैनी की भावना और भी प्रबल हो गई। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो वाकई कई बातें समझ में नहीं आ रही थीं। राजसी राजधानी के मुखिया के चौहान परिवार की पुत्री, एक सच्ची कुलीन महिला, तलाकशुदा और एक बच्चे की मां होने के बावजूद वह शाही राजधानी में अनगिनत धनी परिवारों की नजरों में एक बहुमूल्य संपत्ति बनी हुई थी। लेकिन उसने पूर्वी सागर शहर में एक अनजान अभय सिंह से शादी करने का फैसला क्यों किया? क्या वह सचमुच अभय सिंह से प्यार करती थी? अभय सिंह को आदेश देने और दबंगई दिखाने के उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही था। सिंह परिवार और चौहान परिवार के बीच हितों का एक अज्ञात संबंध था। यह रिश्ता इतना महत्वपूर्ण था कि चौहान परिवार इसे छिपाने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाता था। जब वे बात कर रहे थे तब तक वे दोनों एक कार्यालय के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। प्रवेश द्वार पर दो गार्ड खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। राणा को देखते ही दोनों तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और प्रणाम किया। राणा ने अपना कॉलर सीधा किया और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। धड़कन, धड़न धड़न। दरवाजे के अंदर से एक दमदार आवाज आई, अंदर आएं। राणा ने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक तरफ हट गई और विहान को अंदर आने का इशारा किया। अथर्व ने विहान को नियंत्रित किया और अंदर कदम रखा। कार्यालय विशाल था, फिर भी फर्नीचर बेहद साधारण था। एक विशाल ठोस लकड़ी की मेज, मेहमानों के लिए कुछ सोफे और एक किताबों की अलमारी जो छत तक पहुंचती थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था। डेस्क के पीछे कुर्सी पर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वह कम से कम 300 पाउंड का लग रहा था। उसका पूरा शरीर मांस के पहाड़ जैसा था, जो चौड़ी कुर्सी को पूरी तरह से भर रहा था। जब वह मुस्कुराता था तो उसकी आंखें पतली लकीरों जैसी हो जाती थीं और उसके चेहरे पर चर्बी जमा हो जाती थी। वह किसी प्रांतीय गवर्नर की तरह नहीं दिखते थे, बल्कि बगल में कसाई की दुकान चलाने वाले एक मिलनसार गोलमटोल चाचा की तरह दिखते थे। हालांकि अथर्व ने अपने मन में जरा सी भी अवमानना दिखाने की हिम्मत नहीं की। इस राज्यपाल का असली नाम नवीन मल्होत्रा था, एक एस क्लास पेशा भक्षक। उसका उपनाम ह्यूमनॉइड ग्लूटन था। उसकी मासूम सी मुस्कान से धोखा मत खाओ। जवानी के दिनों में उसने जितने लोगों को मारा था उससे कहीं ज्यादा लोगों को खा डाला था। ऐसा कहा जाता है कि एक युद्ध में उसने एक ही सांस में रैंक 50 से ऊपर के 3 एलीट बॉस को निगल लिया था। इतने उग्र व्यक्ति का सामना करते हुए अथर्व ने बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार किया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और थोड़ा झुककर अभिवादन किया। महामहिम राज्यपाल जी,
हाँ हाँ, तुम जरूर विहान होगे, है ना? नवीन मल्होत्रा कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराए। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उन पर तुरंत दमन का भाव छा गया। वह वहां एक अडिग पर्वत की तरह खड़ा रहा। उसने विहान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी मुस्कान और भी अधिक सौम्य हो गई। मैंने इस बार राष्ट्रीय परीक्षा में आपका प्रदर्शन देखा। बहुत अच्छा। वास्तव में युवावस्था में ही एक नायक का जन्म हुआ। उसने भावुक होकर अपना सिर हिलाया। जब हमने उस समय राष्ट्रीय परीक्षा में भाग लिया था, तब हमारा प्रदर्शन आपसे कहीं ज्यादा खराब था। अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए न तो चापलूसी से बोले और न ही अहंकार से। राज्यपाल की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। इसका पूरा श्रेय मुझे नहीं जाता, मेरे टीम के साथियों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। मुख्य परीक्षक ली ने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके बगल में खड़ा राणा अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। वह अत्यंत प्रसन्न था। इस बच्चे, अगर तुम्हें बोलना आता है तो और बोलो। यह सुनकर नवीन मल्होत्रा और भी जोर से हंसने लगे। हाँ 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 हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। वह अभिमानी या अधीर नहीं है और कृतज्ञता व्यक्त करना भी जानता है। उसने विहान की ओर इशारा करते हुए राणा से कहा, मुझे तुम्हारे जैसे छात्र पसंद हैं जो चीजों को अच्छे से संभाल सकते हैं। उसने अपना सिर घुमाया और दफ्तर के दरवाजे की ओर आवाज लगाई। सहायक की वर्दी पहने एक युवक ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। राज्यपाल। नवीन मल्होत्रा ने हाथ हिलाया। उनका लहजा अनौपचारिक था। विहान को विशेष श्रेणी के खजाने के तहखाने में ले जाओ। उसने विहान की ओर देखा। उसकी मुस्कान में उदारता का भाव झलक रहा था। एक अपवाद के रूप में आप अंदर से 3 चीजें चुन सकते हैं। यह सुनकर उसके बगल में खड़ी राणा ने आश्चर्य का भाव दिखाया। एक वस्तु 3 बन गई। इस बार राज्यपाल ने वाकई पूरी ताकत लगा दी। यह देखकर अथर्व ने तुरंत विहान को नियंत्रित किया और फिर से प्रणाम किया। आपके उदार अनुग्रह के लिए धन्यवाद राज्यपाल जी। नवीन मल्होत्रा ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ हिलाया। जाओ जाओ, सोच समझकर चुनाव करो, मेरे साथ औपचारिकता मत बरतो। सहायक लियू ने विहान को कृपया का इशारा किया। अथर्व ने विहान को नियंत्रित करते हुए राज्यपाल और राणा को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर सहायक के पीछे पीछे कार्यालय से बाहर निकल गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। दफ्तर में सिर्फ राणा और नवीन मल्होत्रा ही बचे थे। राणा की मुस्कान अभी फीकी नहीं पड़ी थी और उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ बात की। गवर्नर जी, एक साथ 3 चीजें भेजना कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्या? उस खजाने की तिजोरी में रखी हुई सभी वस्तुएं हमारे परिवार की संचित विरासतें हैं। नवीन मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनका मांसल शरीर कुर्सी की मुलायम पीठ पर धंस गया। उसने राणा की ओर देखा और हंसते हुए कहा, राणा, तुम्हारी दृष्टि इतनी कमजोर कब हो गई? राणा उसकी बातों से स्तब्ध रह गया। नवीन मल्होत्रा ने मेज पर रखी चाय की प्याली उठाई और उस पर से निकल रही गर्म भाप पर फूंक मारी। अगर विहान ने इस बार राष्ट्रीय परीक्षा में पासा न पलटा होता और प्रथम स्थान न जीता होता तो इस बार हमारा डोंगिंग प्रांत मुश्किल से ही लागत निकाल पाएगा। अन्यथा हम दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने चाय की एक घूंट ली और बोलना जारी रखा। इसके अलावा यह विहान एस क्लास प्रोफेशनल है। उनके भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। अगर हम उसके बड़े होने से पहले ही उसका फायदा नहीं उठाते, उसके लिए और अधिक काम नहीं करते और उसके साथ अच्छे संबंध नहीं बनाते, बाद में जब वह सेना में मार्शल स्तर का अधिकारी बन जाएगा,
तो अगर आप उसे कुछ देना भी चाहें तो हो सकता है कि वह उसे देखना भी न चाहे। यह सुनने के बाद राणा को अचानक सब कुछ समझ आ गया और उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदों की एक परत दिखाई दी। उसने तुरंत झुककर प्रणाम किया। गवर्नर साहब, आप दूरदर्शी हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारी अदूरदर्शी थे। नवीन मल्होत्रा ने अपनी चाय का कप नीचे रख दिया, जो मेज से टकराकर धीमी सी खनक की आवाज हुई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और दफ्तर का वातावरण भारी होता चला गया। राणा, तेजस और सिंह परिवार के मामले के बारे में आपकी क्या राय है? राणा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और वह और भी सीधा खड़ा हो गया। वह सोच समझकर शब्दों का चयन करता था और सावधानी से बोलता था। गवर्नर साहब, मेरे अधीनस्थ कर्मचारी का मानना है कि इस मामले में कई संदिग्ध बिंदु हैं। सिंह परिवार और राजसी राजधानी के चौहान परिवार के बीच संबंध हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल प्रतीत होते हैं। नवीन मल्होत्रा ने जोर से सांस ली। उनका भारी भरकम शरीर कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, जिससे कुर्सी तनाव के कारण चरमरा उठी। चौहान परिवार? उनकी पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने अभी तक उनसे हिसाब किताब भी नहीं किया है और उन्होंने मुझे दबाव डालने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। उसकी सिकुड़ी हुई आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी, जिसे पहचानना मुश्किल था। कितना बड़ा सम्मान! राणा ने राज्यपाल के शब्दों में उनकी नाराजगी को भांप लिया और उसका मन तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। सर, सिंह परिवार और चौहान परिवार के बीच कुछ संदिग्ध सौदे जरूर चल रहे होंगे और यह संदिग्ध धंधा संभवतः सिंह परिवार से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, क्या हमें जांच जारी रखनी चाहिए? नवीन मल्होत्रा ने अपनी चाय का कप उठाया और धीरे से गर्म तरल पर फूंक मारी, उसकी ओर देखे बिना। वह कप में तैरती चाय की पत्तियों को बस घूरता रहा और हल्के से हंसते हुए बोला, जांच करना? किस बात की जांच? मुझे किसी भी जांच के बारे में क्यों नहीं पता? उसने अपनी पलकें उठाईं और राणा की ओर देखा। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमय अर्थ छिपा था। क्या आप हाल ही में छुट्टी पर नहीं गए थे? राज्यपाल होने के नाते मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आप निजी तौर पर क्या कर रहे हैं। राणा तुरंत समझ गया। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी और उसने झुककर प्रणाम किया। हाँ हाँ, यह अधीनस्थ समझता है। मैं हाल ही में काम से बहुत थक गया हूँ। मुझे वाकई में एक अच्छी छुट्टी लेनी चाहिए और घूमने फिरने जाना चाहिए। काले रंग की विशेष कार सैन्य क्षेत्र की मुख्य इमारत से रवाना हो गई। सहायक सुलोचना चौहान ड्राइवर की सीट पर एकाग्रचित्त और चुपचाप बैठी थी। अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए पिछली सीट पर पीछे की ओर झुक गया और खिड़की से बाहर तेजी से दूर होते हुए दृश्यों को देखने लगा। वाहन सैन्य क्षेत्र से बाहर नहीं निकला बल्कि और अंदर की ओर एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ गया। सड़क के दोनों ओर ऊंची इमारतें धीरे धीरे कम होती गईं और उनकी जगह समतल जमीन का खुला विस्तार दिखाई देने लगा। समतल मैदान के अंत में पूरी तरह से काले धातु से निर्मित एक विशाल इमारत जमीन पर लेटे हुए एक मूक जानवर की तरह पड़ी थी। अथर्व की भौहें फड़क उठीं। यह जगह उनकी उम्मीदों से कुछ हद तक परे थी। वहां हर 3 कदम पर गार्ड और हर 5 कदम पर संतरी तैनात करने जैसी कल्पना की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। उसके आसपास पूरी इमारत खाली थी। गश्त करता हुआ एक भी सैनिक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वाहन पास आया, अथर्व स्पष्ट रूप से हवा में व्याप्त दिल दहला देने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उसने इमारत की बाहरी दीवार की ओर देखा।
दीवार पर अनगिनत जटिल प्रतीकों को घनी नक्काशी के साथ उकेरा गया था। ये प्रतीक आपस में गुंथे हुए एक विशाल अदृश्य जाल का निर्माण करते थे, जिससे एक हल्की सी चमक निकलती थी जो पूरी इमारत को घेर लेती थी। सहायक सुलोचना चौहान ने विशाल धातु के गेट के सामने कार खड़ी की, बाहर निकली और एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। द्वार के बगल में बने चौकीदार भवन में केवल 2 सैनिक थे। उन्होंने दस्तावेज लिया, उसकी सावधानी पूर्वक जांच की और फिर मेनका चौहान को सलाम किया। बस भारी द्वार धीरे धीरे ऊपर उठा, जिससे नीचे की ओर ढलान वाली एक गहरी सीढ़ी दिखाई दी। दोनों वापस कार में बैठ गए और धीरे धीरे रैंप के सहारे अंडरग्राउंड में चले गए। उनके सामने का दृश्य अचानक खुल गया। वह विशाल भूमिगत स्थान दिन के उजाले की तरह ही रोशन था। साफ सुथरी अलमारियों की कतारें अनगिनत जादुई क्रिस्टलों से भरी हुई थीं। ये जादुई क्रिस्टल आकार और रंग में भिन्न भिन्न थे, जो एक कोमल चमक उत्सर्जित कर रहे थे जिसने पूरे स्थान को रोशन कर दिया, जिससे यह स्वप्निल प्रतीत हो रहा था। उस स्थान के दूसरी ओर दर्जनों विशालकाय तोपें खड़ी थी, जिनका आकार बहुत ही भयावह था। तोपों के ढांचे ठंडी धातु जैसी चमक से दमक रहे थे और उनके मुंह घोर काले थे, मानो वे सारी रोशनी को निगल सकते हों। ये जादुई शक्ति से चलने वाली तोपें थीं, जादुई क्रिस्टलों से चलने वाली युद्ध मशीनें जो पूरे पहाड़ को समतल करने में सक्षम हैं। विहान के भीतर अथर्व की चेतना ने हवा में व्याप्त समृद्ध ऊर्जा को महसूस किया और उसका हृदय भी प्रज्वलित हो गया। डोंगनिंग प्रांत के जादुई क्रिस्टल भंडार वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के पात्र थे। जादुई क्रिस्टल दुर्लभ रणनीतिक सामग्रियां हैं, जो न केवल जादू से चलने वाली तोपों के लिए ऊर्जा स्रोत हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर रक्षात्मक संरचनाओं के संचालन को बनाए रखने के लिए भी मूल तत्व हैं। इनका स्रोत अत्यंत अस्थिर है। इन्हें केवल कुछ प्राचीन गुप्त लोकों में ही खनन करके प्राप्त किया जा सकता है। गुप्त क्षेत्र काल कोठरियों से भिन्न होते हैं। एक बार खुलने के बाद वे रिसेट नहीं होते हैं। वे क्षेत्रफल में विशाल हैं, उनका वातावरण जटिल है और उनमें रहने वाले विदेशी जीव अधिक शक्तिशाली हैं और निश्चित रूप से संसाधन भी अधिक समृद्ध हैं। डोंगनिंग प्रांत के जिया देश के कुछ प्रमुख जादुई क्रिस्टल धारकों में से एक बनने का कारण ठीक यही था कि इसकी सीमाओं के भीतर 2 प्राचीन गुप्त क्षेत्र प्रकट हुए थे, जिनकी अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं की गई थी। सुलोचना चौहान ने विहान की हैरानी को भांप लिया और उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। श्री विहान, यहाँ जो भंडारित है वह हमारे सैन्य क्षेत्र के भंडार का केवल एक हिस्सा है। वह इस तल पर ज्यादा देर नहीं रुका। जल्द ही आगे एक और द्वार धीरे धीरे खुल गया। वाहन अंदर चला गया और भूमिगत के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। इस तल पर जगह काफी छोटी और काफी शांत थी। खुरदरी अलमारियों की जगह बेदाग कांच के डिस्प्ले केस की कतारें लगा दी गईं। डिस्प्ले केस के अंदर उपकरण चुपचाप प्रदर्शित किए गए थे, जो सूक्ष्म या दिखावटी प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। यहाँ के उपकरण कम से कम एपिक रैंक के थे। मेनका चौहान ने कार पार्क की, बाहर निकली और विहान की ओर कृपया का इशारा किया। श्री विहान, यह तल उपकरण क्षेत्र है। राज्यपाल ने विशेष रूप से यह अनुमति दी है कि आप यहाँ घूम सकते हैं। उसने पास ही स्थित एक डिस्प्ले केस की ओर इशारा किया। वहाँ बहुत सारी छड़ें हैं, उनके गुणों की जानकारी बहुत अच्छी है और शायद उनमें से कोई आपके लिए उपयुक्त हो। अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए कार से बाहर निकल गया। दरअसल उन्हें उपकरणों की ज्यादा जरूरत नहीं थी। ओएजी के साथ वह जो भी उपकरण चाहता था उसे आसानी से बना सकता था। हालांकि चूंकि वह यहाँ था, इसलिए देखने में कोई हर्ज नहीं था। वह स्टाफ डिस्प्ले केस की ओर बढ़ा, उसकी नजरें उस पर लापरवाही से घूमती रहीं।
अचानक उसकी नजर एक डंडे पर आकर रुक गई। यह पूरी तरह से गहरे लाल रंग की एक छड़ी थी, जिसके सिरे पर एक जलता हुआ क्रिस्टल जड़ा हुआ था। उग्र आर्या का स्टाफ। गुणवत्ता उत्कृष्ट। रैंक AV 25। गुण। प्रभाव सभी अग्नि प्रकार के कौशल की समय सीमा में 10% की कमी। अथर्व के होंठ फड़कने लगे। वह इस स्टाफ से बहुत अच्छी तरह परिचित था। क्या यह वही दस्तावेज नहीं था जिसे ओएजी ने कुछ दिन पहले ही जाली बनाकर नीलामी में 500,000 से अधिक में बेचा था? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेना इसे इतनी जल्दी हासिल कर लेगी और इस सैन्य क्षेत्र के खजाने में रख देगी। उसे अचानक यह कुछ हद तक मनोरंजक लगने लगा। शायद कुछ समय बाद इस खजाने में मौजूद सभी उपकरणों को ओएजी द्वारा जाली बनाए गए उपकरणों से बदलना पड़ेगा। उसने अपना सिर हिलाया। अब वह उपकरणों की ओर नहीं देख रहा था और अगले क्षेत्र की ओर चल पड़ा। यहां प्रदर्शित अलमारियों में विभिन्न प्रकार की विचित्र आकृतियों वाली सामग्रियां रखी गई थीं। विशालकाय जीवों के हृदय, ड्रैगन के उल्टे शल्क, ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले बर्फ के क्रिस्टल। ये सभी दुर्लभ सामग्रियां थीं जो केवल कैलामिटी रैंक के बॉस से ही प्राप्त की जा सकती थीं। उच्च श्रेणी के फोर्ज मास्टर्स और फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए वे बहुमूल्य खजाने थे। अथर्व को अभी उनकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उन पर बस सरसरी नजर डाली। आगे स्क्रॉल जोन था। प्रत्येक प्राचीन पांडुलिपि को एक विशेष ऊर्जा कवच के भीतर सील कर दिया गया था। ये सभी द्वितीय उन्नति स्क्रॉल थे। जब कोई पेशेवर 30वें रैंक पर पहुंच जाता है तो उसे दूसरी पदोन्नति का अवसर मिलता है। अपने पेशे के ग्रेड से मेल खाने वाले दूसरे एडवांसमेंट स्क्रॉल का उपयोग करने से ट्रांसफर मिशन शुरू हो सकता है। मिशन को पूरा करने से द्वितीय उन्नति सफलतापूर्वक संभव हो पाती है। द्वितीय पदोन्नति के दो परिणाम होते हैं। सबसे पहले पेशेवर उत्थान। उदाहरण के लिए एक बी रैंक पेशेवर के पास ए रैंक तक पहुंचने का मौका होता है। दूसरे, पेशा अपरिवर्तित रहता है, लेकिन सभी गुणों को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। यह एक पेशेवर के लिए अपनी किस्मत बदलने का दूसरा मौका है। लेकिन उच्च पुरस्कार का मतलब उच्च जोखिम भी होता है। द्वितीय उन्नति अभियानों की विफलता दर बेहद अधिक है। सफलता दर 20% से भी कम है। एक बार असफल होने पर व्यक्ति को उस स्क्रॉल की शक्ति से पलटवार का सामना करना पड़ेगा और वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए यद्यपि द्वितीय उन्नति स्क्रॉल दुर्लभ और मूल्यवान हैं, फिर भी बहुत कम लोग वास्तव में उन्हें प्राप्त करने का साहस करते हैं। अथर्व ने उन पर एक नजर डाली। इनमें से अधिकांश पांडुलिपियां सी रैंक और डी रैंक की थीं, जो उसके लिए बेकार थीं। वह जाने ही वाला था कि उसकी नजर कोने में रखे एक डिस्प्ले केस पर पड़ी। यह एक बहुत छोटा सा डिस्प्ले केस था जो कोने में अकेला रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया हो। डिस्प्ले केस के अंदर 3 छोटी पारदर्शी कांच की बोतलें थीं। बोतलों में साफ पारदर्शी तरल पदार्थ था। उस तरल पदार्थ का स्वयं कोई रंग नहीं था, लेकिन उससे कोमल पवित्र प्रकाश के सफेद प्रभामंडल के छल्ले निकल रहे थे। अथर्व रुका, विहान को नियंत्रित करते हुए, और उस डिस्प्ले केस की ओर इशारा किया। वह क्या है? शाओ लियू ने उस दिशा में देखा जिधर उसने इशारा किया था। एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। अरे ऐसा है, उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। वह पवित्र प्रकाश और आध्यात्मिक जल है। यह एक प्राचीन प्रकाश प्रकार के खंडहर में पाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रभाव अधिकांश नकारात्मक स्थितियों को दूर करने में सक्षम है, जैसे कि अभिशाप, भयंकर विष इत्यादि। अथर्व ने सहमति में हल्के से गुनगुनाया।
उसने सोचा कि क्या इस बात का उस पर लगे श्राप पर कोई असर पड़ेगा। अथर्व ने मन ही मन सोचा। उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार पवित्र प्रकाश प्रणाली के महान गुरु भी पहले असहाय थे। पवित्र प्रकाश और आध्यात्मिक जल की ये कुछ बोतलें शायद निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाएंगी, लेकिन इसे हमेशा ध्यान में रखना अच्छा होता है। अगर एस क्लास ट्रेजर वॉल्ट में उसे और कुछ नहीं चाहिए था, तो उसके पास वापस आकर उसे लेने का अभी भी समय था। दोनों वापस कार में बैठ गए। वाहन एक अन्य रैंप के सहारे नीचे की ओर बढ़ता रहा। इस स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था ऊपर के स्तरों की तुलना में काफी कड़ी थी। वे मिश्र धातु के 3 भारी फाटकों से गुजरे, जिनमें से प्रत्येक की सुरक्षा पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों की 2 टीमों द्वारा की जा रही थी। उनकी निगाहें तेज थीं, उनका व्यक्तित्व स्थिर था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वे कुलीन सैन्यकर्मी थे। अंततः वाहन एक खुले क्षेत्र में जाकर रुका। सहायक सुलोचना चौहान कार से बाहर निकले, उनका चेहरा गंभीर हो गया। श्री विहान, यह एस क्लास खजाना तिजोरी क्षेत्र है। अथर्व विहान को नियंत्रित करते हुए कार से बाहर निकल गया। उसके सामने का स्थान बड़ा नहीं था, बल्कि कुछ हद तक खाली था। वहां कोई चकाचौंध भरे डिस्प्ले केस नहीं थे, बल्कि केवल 1 दर्जन स्वतंत्र गोलाकार डिस्प्ले स्टैंड थे, जो पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे। प्रत्येक डिस्प्ले स्टैंड एक दृश्यमान ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था, जिससे दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला उतार चढ़ाव निकल रहा था। अथर्व की नजर पास के डिस्प्ले स्टैंड पर पड़ी। ढाल के अंदर रहस्यमय नीली लपटों का एक समूह चुपचाप जल रहा था, जिससे एक अजीब रोशनी निकल रही थी। लौ का केंद्र गहरे बैंगनी रंग का था, मानो वह किसी के दिमाग को निगल सकता हो। ऊर्जा कवच के बावजूद अथर्व अपने ऊपर से गुजरती हुई भीषण गर्मी की लहर को महसूस कर सकता था, जैसा कि एस क्लास खजाने के भंडार से उम्मीद की जाती है। अथर्व ने मन ही मन सोचा। शुरू से ही एक अनोखी लौ। सहायक सुलोचना चौहान थोड़ा गर्व भरी आवाज में आगे बढ़ा। यह विंटर्स फ्लेम है, जो एक सी ग्रेड की अनूठी ज्वाला है। इसकी खोज हमारे सैन्य क्षेत्र द्वारा उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन गुप्त क्षेत्र में की गई थी। इसमें न केवल अत्यधिक उच्च तापमान होता है, बल्कि यह जमा देने वाला प्रभाव भी रखता है, जिससे यह एक बहुत ही दुर्लभ दोहरे गुण वाली अनूठी ज्वाला बन जाती है। एक सी ग्रेड की अनोखी लौ। इसका परिणाम वाकई अच्छा रहा। दुर्भाग्यवश विहान के भीतर पहले से ही आत्मा भक्षक पाताल ज्वाला मौजूद थी। यदि वह फिर से जबरदस्ती इस अनूठी ज्वाला को अवशोषित करने का प्रयास करे, तो दोनों शक्तियां आपस में टकराएंगी और संभवतः वह विस्फोट होकर मौके पर ही मर जाएगा। जहां तक उसके अन्य क्लोनों की बात है, उनमें आग से संबंधित कोई क्षमता नहीं थी और वे इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। अथर्व ने अपना सिर हिलाया। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। श्याओ लियू ने बिना कोई हैरानी दिखाए सिर हिलाया और उसे अगले डिस्प्ले स्टैंड की ओर ले गया। तो इधर देखिए। अथर्व की निगाहें चारों ओर घूम गईं। कांच के डिस्प्ले स्टैंड के अंदर कई विचित्र आकार के फल शांति से पड़े थे। उनकी सतहें एक हल्की सफेद धुंध से ढकी हुई थीं। एक तो ग्रेनेड जैसा दिख रहा था, एक चप्पल जैसी दिखती थी, और एक और झुर्रीदार और सिकुड़ा हुआ, बिल्कुल सूखे हुए अंडरवियर की तरह दिख रहा था। अथर्व की आंख फड़क उठी। इस बात को, क्या यह वन पीस में मौजूद डेविल फ्रूट्स जैसा हो सकता है? इसे खाकर नई क्षमताओं को जागृत करें? उसकी उलझन को भांप लिया और मुस्कुराते हुए समझाया। ये गुणसूचक फल हैं। विभिन्न फल अलग अलग गुणों को बढ़ा सकते हैं। उसने ग्रेनेड की ओर इशारा किया। यह शक्तिवर्धक फल है।
फिर उसने चप्पल की ओर इशारा किया। यह एक एजिलिटी फ्रूट है। अंत में उन्होंने ब्रीफ्स पर नजर डाली, उनके चेहरे पर भी कुछ सूक्ष्म भाव थे। यह एक आध्यात्मिक फल है। इसका सेवन करने से संबंधित गुण में औसतन 20 से 50 अंकों की स्थायी वृद्धि हो सकती है। अथर्व को अचानक सब समझ आ गया। तो ये गुणधर्म वाले फल थे। लेवल बढ़ाने के अलावा इस दुनिया में गुणों को बेहतर बनाने का यह सबसे सीधा और प्रभावी तरीका था। उनकी उत्पत्ति भी उन्हीं गुप्त लोकों में हुई थी जो शीघ्र ही प्रकट और लुप्त हो जाते थे। वे दुर्लभ थे और उनमें से प्रत्येक अनमोल था। काले बाजार में यहाँ तक कि एक निम्न श्रेणी का आइटम भी, जो केवल 20 विशेषता अंक बढ़ा सकता है, 10 लाख से अधिक की आसमान छूती कीमत पर बिक सकता है। विहान की रुचि देखकर मेनका चौहान ने आगे कहा, श्री विहान, यदि आप विशेष फलों के बदले में फलों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो राज्यपाल ने विशेष रूप से यह मंजूरी दी है कि 3 फलों को आपके लिए एक विनिमय अवसर के रूप में गिना जा सकता है। यह सुनकर अथर्व ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। आओ देखते रहें। कुछ दर्जन एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल करने का एक अवसर। बहुत बड़ा नुकसान। वह एसतलास ट्रेजर वॉल्ट क्षेत्र की छानबीन करता रहा। यहाँ की हर वस्तु एक दुर्लभ खजाना थी। ऐसे शानदार उपकरण ब्लूप्रिंट जो एसतलास प्रोफेशंस को भी पागल कर सकते हैं। वहाँ एक आंख भी थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसे किसी शक्तिशाली विदेशी जानवर की खोपड़ी से निकाला गया था। हालांकि ये वस्तुएं कीमती थीं, लेकिन अथर्व को इनका अधिकतर कोई उपयोग नहीं था। वह लापरवाही से चारों ओर देखता रहा जब तक कि वह एक डिस्प्ले स्टैंड के सामने नहीं रुक गया। उसकी निगाहें स्टैंड पर रखी वस्तु पर मजबूती से टिकी हुई थीं। यह एक विशाल अंडा था। यह 2 फुटबॉल के बराबर बड़ा था। अंडे का छिलका पूरी तरह से काला था, ओब्सीडियन की तरह चिकना था, और उसकी सतह पर अनगिनत जटिल सुनहरे पैटर्न उकेरे गए थे। वे आकृतियां मानो जीवन से परिपूर्ण प्रतीत होती थीं, अंडे के छिलके पर धीरे धीरे बहती हुई, एक प्राचीन और जंगली आभा बिखेरती हुई। यह किस तरह का अंडा है? शाओ लियू ने उस पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मिस्टर विहान, यह एक ड्रैगन एग है। एक ड्रैगन का अंडा। अथर्व की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। शाओ लियू ने आह भरी और बोलना जारी रखा। ऐसा कहा जाता है कि यह कम से कम 50 वर्षों से इस तिजोरी में रखा हुआ है। इस अवधि के दौरान कई जनरलों और शक्तिशाली व्यक्तियों ने, जिन्होंने महान सेवाएं प्रदान की थीं, इसके बदले में अपना बलिदान दिया। उन्होंने हर संभव तरीका आजमाया, उसे आग से जलाना, बिजली से मारना, खून टपकाना, ताकि उसे स्वामी के रूप में पहचाना जा सके। लेकिन इस अंडे में कभी भी फूटने के कोई लक्षण नहीं दिखे। अंततः वे इसे अनिच्छा से ही लौटा सके। वह रुका, फिर निश्चितता के साथ बोला, हम केवल इतना ही पुष्टि कर सकते हैं कि इसके अंदर जीवन के संकेत बहुत मजबूत हैं। यह अभी भी जीवित है। हालांकि हमें अभी तक इसे सेने का सही तरीका नहीं मिला है। मेनका चौहान ने विहान की ओर देखा, मानो वह उसके विचारों को भेद रही हो। श्री विहान, आप इसे एक्सचेंज करके भी देख सकते हैं और एक बार आजमा कर देख सकते हैं। राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि यदि आप भी इसे से नहीं निकाल सकते, तो आप इसे किसी भी समय वापस कर सकते हैं और इसे अन्य खजानों से बदल सकते हैं। अथर्व का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह इतनी अच्छी बात है? क्या यह मुफ्त में आजमाने और गलतियों से सीखने का अवसर नहीं है? ड्रैगन की सवारी। ऐसा कौन सा आदमी है जो इसका सपना नहीं देखता?
जब सभा गिल्ड के ली क्यू चांदी के ड्रैगन पर सवार होकर प्रकट हुए तो उनकी शानदार उपस्थिति ने उन्हें लंबे समय तक ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया। अब अवसर ठीक उसकी आंखों के सामने था। यह बात है। अथर्व ने अपनी उंगली बढ़ाकर काले ड्रैगन अंडे की ओर इशारा किया। यह पहली वस्तु है। शाओ लियू ने तुरंत सिर हिलाया और इसे अपने हैंडहेल्ड टर्मिनल पर रिकॉर्ड कर लिया। अथर्व आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वह एक और प्रदर्शनी स्टैंड के सामने रुक गया। इस बार स्टॉल में एक महिला की लंबी पोशाक प्रदर्शित की गई थी। ड्रेस की शैली जटिल नहीं थी, बल्कि थोड़ी विंटेज जैसी थी, लेकिन यह पूरी तरह से एक अज्ञात चांदी के धागे से बुना गया था, जो रोशनी में चांदनी जैसी चमक बिखेर रहा था। स्कर्ट अनगिनत छोटे छोटे हीरे जैसे क्रिस्टलों से सजी हुई थी, मानो पूरा तारों भरा आकाश शरीर पर पहना हुआ हो। पवित्र, महान, बेहद खूबसूरत। शाओ लियू ने तुरंत आगे बढ़कर इसका परिचय दिया। श्री विहान, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। इस लंबी पोशाक का नाम सितारों का आलिंगन है। 30 साल पहले गवर्नर हाउ ने व्यक्तिगत रूप से एक टीम का नेतृत्व किया और इसे नरक स्तरीय गुप्त क्षेत्र के अंतिम बॉस से प्राप्त किया। वह कुछ देर रुका, उसकी आवाज में थोड़ी खेद झलक रहा था। यद्यपि इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट है, फिर भी इसके गुण और प्रत्यय बहुत साधारण हैं, यहाँ तक कि कुछ शीर्ष स्तरीय महाकाव्य उपकरणों से भी निम्न स्तर के हैं। इसके एकमात्र फायदे ये हैं कि इसमें 2 विशेष गुण हैं, दिव्य दीप्ति और बेदा। पहला पहनने वाले को पवित्र प्रकाश का प्रभाव प्रदान करता है और दूसरा यह सुनिश्चित करता है कि यह लंबी पोशाक कभी भी किसी भी गंदगी से दागदार न हो। शाओ लियू मुस्कुराई। इसलिए, हालांकि इसका व्यावहारिक युद्ध मूल्य अधिक नहीं है, लेकिन इसकी सुंदरता ही इसकी ताकत है। अगर इसे किसी महिला साथी को दिया जाए तो वह इसे निश्चित रूप से पसंद करेगी। अथर्व के मन में तुरंत कार्तिका का सुंदर और सौम्य चेहरा उभर आया। कार्तिका का जन्मदिन जल्द ही आने वाला प्रतीत हो रहा था। मैं इसे ले लूंगा। अथर्व ने जरा भी संकोच नहीं किया। सामान्य विशेषताएं, बेकार के प्रत्यय, वे समस्याएं नहीं थीं। जैसे ही इसे ओएजी को सौंपा जाता, कुछ मामूली सुधारों से यह पूरी तरह से बदल जाता। तब तक यह एम्ब्रेस ऑफ द स्टार्स निश्चित रूप से एक सचमुच महान उपकरण बन जाएगा। शाओ लियू ने फिर से सिर हिलाया और जल्दी से इसे रिकॉर्ड कर लिया। केवल एक ही वस्तु बची है। अथर्व ने एक बार फिर एसक्लास ट्रेजर वॉल्ट क्षेत्र का चक्कर लगाया। हालांकि शेष वस्तुएं भी बहुत कीमती थीं, लेकिन उनके लिए उनका आकर्षण पिछली 2 वस्तुओं जितना मजबूत नहीं था। अथर्व ने कुछ देर तक अपने विकल्पों पर विचार किया और फिर एक निर्णय लिया। वह मुड़ा और वापस तहखाने के दूसरे तल की ओर चल पड़ा। यह देखकर सुलोचना चौहान थोड़ा हैरान रह गया और जल्दी से उसके पीछे चल दिया। अथर्व सीधे कोने में स्थित उस डिस्प्ले कैबिनेट की ओर चले गए जहां पवित्र प्रकाश और आध्यात्मिक जल रखा हुआ था। तीसरे आइटम के लिए मैं इसे लूंगा। हालांकि मेनका चौहान को यह समझ नहीं आया कि विहान इस पवित्र प्रकाश आध्यात्मिक जल का उपयोग किस लिए करेगा, फिर भी उसने इसे तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। तथापि अथर्व के लहजे में अचानक बदलाव आ गया। यह पवित्र प्रकाश में आध्यात्मिक जल उस ड्रैगन अंडे और सितारों के आलिंगन की तुलना में बहुत कम मूल्यवान प्रतीत होता है। क्या आप मुझे तीनों बोतलें दे देंगे? शाओ लियू एक पल के लिए थोड़ा हिचकिचाई। श्री विहान, यह तो राज्यपाल द्वारा पहले ही दी गई छूट है। अथर्व ने सौदेबाजी जारी रखी। देखिए, मैंने एसक्लास ट्रेजर वॉल्ट से चुनने का मौका पहले ही गवा दिया है। क्या आप मेरे लिए एक और अपवाद नहीं बना सकते? उसने 2 उंगलियां ऊपर उठाईं।
तो फिर मैं कम से कम एक और बोतल तो ले ही सकता हूं, है ना? शाओ लियू के माथे पर पसीने की एक पतली परत थी। राज्यपाल ने पहले ही उन्हें विहान की मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करने का निर्देश दिया था। वह केवल सिर हिला सका। तो फिर श्री विहान, कृपया इस पवित्र प्रकाश आध्यात्मिक जल की 2 बोतलें ले लें। अथर्व खुशी से मुस्कुराया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाओ लियू ने जल्दी से डिस्प्ले कैबिनेट खोला और सावधानीपूर्वक पवित्र प्रकाश आध्यात्मिक जल की 2 बोतलें निकाली और उन्हें एक विशेष रूप से बनाए गए डिब्बे में रख दिया। इस समय तक तीनों खजाने चुने जा चुके थे। सहायक मेनका चौहान ने तीनों खजानों को सावधानीपूर्वक पैक किया और उन्हें विहान को सौंप दिया। मिस्टर विहान, सब कुछ यहाँ है। कृपया जांचें। अथर्व ने विहान को नियंत्रित करते हुए वस्तुओं को अपने भंडारण स्थान में रखा और सिर हिलाया। दोनों कार से सतह पर लौट आए। जैसे ही वे काले धातु की इमारत से बाहर निकले, राणा उनका स्वागत करने के लिए आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान पहले से भी अधिक गर्मजोशी भरी थी। विहान, क्या आपने अपना चयन कर लिया है? राज्यपाल ने इसके लिए सचमुच बहुत मेहनत की है। आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। अथर्व नियंत्रण करते हुए विहान ने संतुष्ट भाव दिखाकर सहयोग किया। राणा उसे आगे आगे ले जा रहा था, सैन्य क्षेत्र से सहजता से चलते हुए मानो बातें कर रहा हो। ओह, वैसे मुझे आपको एक बात याद दिलानी है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसका भाव गंभीर हो गया। इस बार डॉन गिल्ड को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि वे इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। आपके लिए अकेले बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। विहान कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनता रहा। राणा ने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि आप हाल ही में जियांगनिंग शहर में ही रहें और इधर-उधर भागदौड़ न करें। हमारी सेना गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा के लिए लोगों को भेजेगी। कुछ समय बाद शाही राजधानी से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। शाही राजधानी जाना है? विहान की आवाज में संदेह का एक अंश झलक रहा था। राणा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में कुछ स्पष्ट संकेत थे। यह तो स्वाभाविक है। शाही राजधानी के संसाधन, चाहे वह कालकोठरी हो, गुप्त क्षेत्र हो या गुरु हो, डोंगिंग प्रांत से अतुलनीय हैं। आप एसएस रैंक के अधिकारी हैं, एक राष्ट्रीय धरोहर हैं, और आपको सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण मिलना चाहिए। अथर्व को अपने मन में यह बात समझ आ गई थी। सेना उनके साथ एक पूजनीय बुद्ध की तरह व्यवहार करने वाली थी। यह बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। वह मूल रूप से चाहता था कि उसके क्लोन अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाए और सेना के बड़े जहाज पर निर्भर रहने में सक्षम होना इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। सब कुछ सेना की व्यवस्था के अनुसार होगा, विहान ने शांत भाव से उत्तर दिया। राणा ने संतुष्टि से उसके कंधे पर थपथपाया। अच्छा, आप होटल वापस जाकर आराम कीजिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अथर्व ने राणा को उसे विदा करने नहीं दिया। वह खुद टैक्सी लेकर होटल वापस चला गया। उसने तुरंत शौर्य का इंतजाम किया, जो उस समय पूर्वी सागर शहर के जंगल में राक्षसों को पीस रहा था। शौर्य को आदेश मिला और वह तुरंत जियांगनिंग शहर के लिए रवाना हो गया। उस रात देर से शौर्य को विहान से 3 खजानों से युक्त स्थानिक अंगूठी प्राप्त हुई। वह ज्यादा देर नहीं रुका और रात भर गाड़ी चलाकर ईस्ट सी सिटी वापस चला गया। सुबह में एक काली परछाई चुपचाप कार से बाहर निकल गई। कुछ ही समय बाद आस्था अथर्व के शयनकक्ष में प्रकट हुई और उसने अंगूठी को उसकी बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। पूरी प्रक्रिया मौन में संपन्न हुई। अथर्व ने अंगूठी उठाई और उत्सुकता से उसके अंदर की सामग्री बाहर निकाली।
सबसे पहले उसने पवित्र प्रकाश आध्यात्मिक जल की 2 बोतलें उठाईं। बोतल में मौजूद तरल पदार्थ साफ और पारदर्शी था, जिससे एक नरम सफेद रोशनी निकल रही थी, जो देखने में अविश्वसनीय रूप से पवित्र लग रहा था। क्या यह पदार्थ मौखिक सेवन के लिए है या बाहरी उपयोग के लिए? वह बुदबुदाते हुए कांच की बोतल का वजन कर रहा था। यहाँ तक कि कोई निर्देश पुस्तिका भी नहीं थी। यदि इसके दुष्प्रभाव हों तो क्या होगा? फिर उसने दोबारा अपना सिर हिलाया। सेना के खजाने से मिली चीजों में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। उस सहायक सुलोचना चौहान ने भी उस समय कोई चेतावनी नहीं दी थी। यह बात समझ आने के बाद अथर्व ने अब और संकोच नहीं किया। उसने बोतल का ढक्कन खोला, उसे अपने मुंह के पास लाया और सावधानी से एक छोटा सा घूंट लिया। एक ठंडा तरल पदार्थ उसके गले से नीचे उतर गया, हल्की सी मिठास के साथ। यह काफी स्वादिष्ट लग रहा था। अगले ही पल उसके पेट से एक गर्म धारा उठी और तेजी से उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कड़ाके की ठंड में किसी गर्म झरने में भीग रहे हों, शरीर के हर रोम-रोम खुल रहे हों। उन्हें लगा कि उनका दिमाग काफी हद तक साफ हो गया है। अथर्व की आंखें चमक उठीं। इसने काम किया। उसने अब जरा भी संकोच नहीं किया, अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और बोतल में बचा हुआ आध्यात्मिक जल एक ही घूंट में पी गया। बूम! उसके शरीर में एक और भी अधिक शानदार गर्म धारा का प्रवाह फूट पड़ा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी टांगों और रीढ़ की हड्डी में समाई हुई शीत अभिशाप शक्ति इस गर्म शक्ति द्वारा तेजी से दूर हो रही थी, जैसे बर्फ और हिम चिलचिलाती धूप से मिलते हैं। अथर्व उस अभिशाप शक्ति की अनचाही गर्जना को भी सुन सकता था। कुछ क्षण बाद गर्म धारा धीरे धीरे कम हो गई। अथर्व ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे पूरे शरीर में काफी हल्कापन महसूस हो रहा था। यदि पहले शाप की शक्ति ने उसके शरीर के 60% हिस्से को नष्ट कर दिया था, तो अब यह कम से कम 40% तक कम हो गई है। उसने अपने पैरों की ताकत जुटाने की कोशिश की। उसके पैर बिना किसी प्रतिक्रिया के स्थिर रहे। अथर्व की आंखों में जो उम्मीद अभी अभी जगी थी, वह एक बार फिर थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने पवित्र प्रकाश आध्यात्मिक जल की दूसरी बोतल उठाई और बिना किसी झिझक के उसे उड़ेल दिया। वही भावना फिर से जागृत हुई, लेकिन इस बार शाप की शक्ति के क्षीण होने की गति काफी धीमी थी। अंततः वह शक्ति घटकर लगभग 30% रह गई और फिर उसमें कमी आना बंद हो गई। अथर्व की भौहें तन गईं। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह पवित्र प्रकाश और आध्यात्मिक जल उस पर लगे श्राप को पूरी तरह से दूर नहीं कर सका। यही इसकी सीमा थी। अधिक पीने से शायद कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्हें जल्द ही फिर से राहत महसूस हुई। पूरी तरह बेकार होने से तो यह बेहतर था। कम से कम अब उसे पहले की तरह दिन भर थकान और नींद नहीं आएगी। अपने क्लोनों को थोड़ी देर और नियंत्रित करने से ही वह थका हुआ महसूस करने लगेगा। अब वह ऊर्जा से भरपूर और तरोताजा महसूस कर रहा था। अगले 2 दिनों के लिए जियांगनिंग शहर में शांति थी। विहान पूरी तरह से एक गृहस्थ में परिवर्तित हो गया था। हर दिन अपने होटल के स्वीट में रहता था, बाहर कदम नहीं रखता था, मुख्य रूप से आज्ञाकारी रहता था और कभी भी सेना के लिए परेशानी पैदा नहीं करता था। ईस्ट सी सिटी फोर्जिन गिल्ड सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित विशेष ढलाई कक्ष में ओएजी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और ढलाई की मेज पर शुरुआती आकार ले चुके उपकरणों को देखा।